शर्मा गैस पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि शर्मा गैस पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है साइंस का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है, दाढ़ी बनाने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए याद रखिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ये प्रतिबिंब जो बनाता है ये बड़ा बड़ा बनाता है, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के गोलीय दर्पण में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शर्मा गैस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेट 1 के हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बायो का जो वीडियो है फर्स्ट सेट का, मैंने इस वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो बायो का था, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अपलोड करने वाला हूं, जो ये वीडियो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शर्मा गैस पेपर के लिए है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन राइट जो होगा 3 होगा, लेकिन अवतल दर्पण ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो अपने बिंब जो होता है उसका प्रतिबिंब को वो बड़ा बनाता है, ठीक ना। बड़ा बनाने के कारण हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। F = R/2। क्लियर है। फोकस जो होता है ना वो रेडियस जो होता है उसका हाफ होता है, ठीक है। तो फोकस क्या हुआ, R/2 हुआ। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो इसका आंसर है आवर्ती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी। तो गुजरेगी फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5th क्वेश्चन दिया गया है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो दर्पण कैसा होगा। तो याद रखिए वो दर्पण समतल होगा, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, समतल दर्पण ही होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 6 पे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस जो होती है ना, देखिए फोकस जो होता है वो R/2 होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा बोल रहा है कि यहाँ वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 50 दिया है। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 50। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या का जगह पे लिख देते हैं हम लोग 50 और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2। तो R का वैल्यू कितना दिया था, 50। तो 50 लिख दिया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम में कटेगा, 25। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, 25। तो इसका राइट आंसर 25 ऑप्शन 3 होगा। क्लियर है। तो इस तरह मैंने 7 क्वेश्चन को किया और आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी
1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो ध्यान से देखिए 1 मीटर, ठीक ना, क्या है दिया हुआ 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 1 मीटर, क्या है फोकस दूरी, तो एफ कितना हो गया 1 मीटर। अच्छा क्या बोल रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो देखिए एफ क्या होगा प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल रहता है तो प्लस होता, उत्तल होता तो माइनस होता, तो एफ इजिकल क्या हो गया 1 मीटर। हमारा क्या बोल रहा है क्षमता निकालने के लिए, तो पावर बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो पावर इजिकल टू होता है पी इजिकल टू 1/f होता है। तो यहाँ देखिए 1/f का वैल्यू कितना दिया 1 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो 1/1 क्या होगा 1, तो पावर इजिकल टू क्या निकला 1 मीटर, तो मतलब 1 मीटर क्या होता है 1 मीटर बराबर 1 डायप्टर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 मीटर बराबर 1 डायप्टर होता है, तो इसी के लिए यहाँ पे 1 मीटर आया, तो मतलब इसका मतलब क्या हो पावर इजिकल टू क्या हो गया 1D। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, तो इस तरह ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोला जा रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, प्लस होती है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर है। 10 नंबर पे चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो देखिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कांच में जो प्रकाश का वेग होगा ना वो स्लो होता है, ठीक है, सबसे न्यूनतम होगा ये चारों ऑप्शन में, तो कांच हो गया। यदि इसी क्वेश्चन में रहता है प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, और इस चारों ऑप्शन में कांच में सबसे कम होता है। क्लियर है। 11th नंबर चलते हैं। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, देखिए 4D क्षमता वाले, अब ध्यान दीजिए 4D तो पावर कितना है, D क्या है डायोप्टर है, तो 4D D डायोप्टर किसका होता है, तो पावर जो होता है ना कांच की क्षमता या फिर लेंस का क्षमता जो होता है वो क्या कहलाता है डायोप्टर होता है। डायोप्टर क्या होता है लेंस का क्षमता होता है, इसीलिए 4D दिया हुआ है, तो ये पावर दिया हुआ है, तो 4D पावर दिया है, हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए इसका अवतल लेंस की फोकस दूरी बताइए, तो मतलब एफ बोरा निकालने के लिए, एफ बोरा निकालने के लिए तो एफ बराबर क्या होता है 1/p होता है, तो एफ बराबर क्या होता है 1/p, तो इजिकल टू क्या होगा 1/p, p का वैल्यू कितना दिया 4D। तो याद रखिए कि 1/4D, तो एक डायोप्टर किसके कितने बराबर होता है 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर, तो इसी के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर D की जगह पे 1 मीटर, तो यहाँ में क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है 1/4 हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या मीटर में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 4 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 4 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 4 2 जा 8, तो 8 उतरा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट बैठा हुआ तो 0 बैठ जाएगा, तो 4 × 5 = 20, कितना आया 0.25, क्या आया यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 0.25। अच्छा ये क्या आ गया मीटर में आ गया, ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन कितना क्या दे रहा है सेंटीमीटर में, तो अच्छा यहाँ पे आप 0.25 को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 0 0 कैंसिल हुआ, क्या आया 25, तो क्या आना चाहिए 25 सेंटीमीटर आना चाहिए इसका राइट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर दे रहा है 11 का 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन 2 होना चाहिए। क्लियर है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, पावर दिया है हमारा 4D, एफ बोरा निकालने के लिए तो एफ बराबर क्या होता है 1/p, तो इजिकल टू 1/p, p का वैल्यू कितना दिया 4D, तो नीचे लिख दिया 4D। तो देखिए एक डायोप्टर बराबर क्या होता है 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर, तो यहाँ पे 1/4 लिखे, डायोप्टर का जगह क्या लिख दिया 1 मीटर, 1/4, 4 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, देखिए 4 को जब हम 10, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है और ऊपर में क्या था 1 था, तो 1 था तो इसको हम पॉइंट बैठा के यहाँ क्या किया 0, जब इसको डिवाइड किया तो 0.25 आया, तो जब यहाँ पर 0.25 मीटर आया तो उसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या किए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पॉइंट हटाए तो 2 0 आया, कैंसिल किए तो क्या आया 25, तो 25 सेंटीमीटर हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। 9 नंबर हम लोग कंप्लीट हो गया है, सॉरी 11 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं 12 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 है, मतलब एफ कितना दे रहा है 50 है, ठीक है 50 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है पावर बताने के लिए, तो P बराबर क्या होता है 1/f, तो 1/f, f का वैल्यू कितना है 50, ठीक है ये 50 है। अब ध्यान दीजिए यदि इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काट देते हैं इसको, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ सिंपल आना चाहिए 2 डायोप्टर, तो यहाँ आंसर आ रहा है हमारा क्या 2 डायोप्टर। क्लियर है। तो इस तरह हमारा
आंसर 2D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, कांच में होगा, पानी में होगा, हवा में होगा, निर्वात में होगा। तो देखिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा, तो यहाँ पे देखिए निर्वात में। निर्वात उसको बुलाया जाता है जहाँ में हवा ना हो, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। देखिए दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, 4 ऑप्शन है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और संवाहन। तो देखिए याद रखिए कि ऊष्माक्षेपी किसको बुलाता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो श्वसन में ऊष्मा का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखने का ऊष्माक्षेपी एक क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। 15 नंबर पर चलते हैं। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो देखिए चिप्स के पैकेट देखते होंगे आप, खरीदते होंगे तो बहुत ही फूला नजर आता है, मतलब उसका पैकेट के अंदर कोई ना कोई गैस भरा जाता है। तो याद रखना है चिप्स के अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। हमारा जो मतलब चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। तो राइट 2 ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो याद रखना है जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया होती है। क्योंकि जंग जो होता है लोहा में लगता है, और लोहा क्या करता है, लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हवा में छोड़ दिया जाएगा तो ऑक्सीजन उसमें लगेगा, और ऑक्सीजन लगेगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब योग उसका साथ जुड़ेगा। तो ये संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया उसको बुलाता है जिसमें किसी दो मतलब अभिकारक में क्या होता है, आपस में जुड़ता है और नया पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया, जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। 17 नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर में क्या है, जिंक ऑक्साइड ZnO + Cu इजिकल टू क्या, मतलब एरो देके Zn + CO हुआ। तो ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो यहाँ पे CO, यहाँ पर कॉपर का कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन उपचयन हो रहा है। अब उपचयन हो रहा है किसका, कार्बन का, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 जो होगा सी इसका राइट आंसर होगा, मतलब 2 राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 18 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित रासायनिक समीकरण उसको बुलाता है जिसमें ये जो एरो दिया है ना, एरो का लेफ्ट हैंड जो साइड में है और राइट हैंड साइड है, सभी का परमाणु जो यहाँ पे दिया गया है वो दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 1 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये है रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस वाटर बनता है H2O, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन 1 जो होगा राइट आंसर होगा, जो कि संतुलित है, संतुलित समीकरण है। क्लियर है। 18 का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर पे। तो दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो देखते हैं Pb है प्लस CuCl2 है, एरो है PbCl2 + Cu है। देखिए यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे जो कॉपर है Pb है ना, लेड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ जब आपस में मर्ज होता है, रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर को मतलब हटा दे रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो जा रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, या मतलब हटा देना, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके, नहीं, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के यौगिक से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे Pb देखिए Cu को जगह पे ले लेगा और Cu को क्या किया, भगा दिया यहाँ पर साइड, ठीक है, ये यहाँ पर चला गया है और यहाँ से Cu को क्या किया है, हटा दिया है। तो ये किस तरह का रिएक्शन होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। जब एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, जो कि ऑप्शन 4 होगा। यहाँ पे विस्थापित कर दिया कॉपर को। क्लियर है। Pb यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है और यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पे दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। दिए गए पदार्थों में कौन गंधीय सूचक की तरह कार्य करता है, तो देखिए हल्दी, लिप्टमस है ना, चाइना रोज और प्याज। तो प्याज जो एक ऐसा सूचक हो जाता है जो गंध सूचक की तरह काम करता है, तो इसीलिए राइट 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हड्डियां को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो हड्डी को क्या चीज़ जोड़ा जाता है, देखते हैं। अब जब प्लास्टर किया जाता है, किसी हड्डी जब टूट जाता है उसको जो प्लास्टर किया जाता है तो क्या रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो ऑप्शन 3 कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन 4 है
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इस्तेमाल करता है, ठीक है, जिप्सम बदल जाता है तो इसलिए। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर के किस लवण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। 22 नंबर है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या कहलाता है, तो विरंजक चूर्ण जो होता है उसका सूत्र है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, ये है, ठीक है। और इसका नाम क्या, रासायनिक नाम हम बता रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यदि यहाँ पे लिखे रहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्लियर है। तो हमारा 22 भी कंप्लीट हो गया है। अब 23 पे चलते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। इस चित्र में जो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो याद रखिए इस आपके बुक में जरूर दिया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये वियोजन अभिक्रिया होता है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं इस 24 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में याद रखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है तनुकरण अभिक्रिया में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्र में कमी होती है, ठीक है। और यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। प्रकाश वियोजन का उदाहरण कौन सा है, तो AgBr और Ag देखें यहाँ पर है, ठीक है, वियोजन का उदाहरण है, क्योंकि एक पदार्थ टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ का निर्माण कर रहा है, और ये जो है इसके लिए मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश वियोजन का उदाहरण है, तो Ag+Br जो होगा। क्लियर है। तो इस तरह मैंने 26 क्वेश्चन को इस वीडियो में अटैम्प्ट किया हूँ, बताया हूँ, समझाया हूँ। तो आप इस तरह के और वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और मैंने इसके बायो के जितने क्वेश्चन हैं मैंने इसे अपने वीडियो में समझा चुका हूँ चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।